आज हम एक ऐसे शख्स के दिमाग में उतरने की कोशिश करेंगे जिससे इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक खलनायक भी कहा जाता है और पहला पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी। हम्म। एक ऐसा नाम जो चालाकी, धोखे और सत्ता के बेरहम खेल का मतलब दूसरा नाम बन गया है, हम्म। निकोलो माकियावेली। बिल्कुल। तो आज का सवाल यही है कि क्या माकियावेली वाकई में एक शैतान था जो राजाओं को बुरे काम करने के लिए उकसा रहा था, या फिर वो एक हताश देशभक्त था जो अपने टूटते हुए देश को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। ये सवाल आज भी उतना ही ताज़ा है ना? हाँ, 500 साल बाद भी। और इसका जवाब पाने के लिए हमें उस दौर में चलना होगा, उस माहौल को समझना होगा जिसमें मैकियावेली सांस ले रहा था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मैकियावेली के जीवन, उनके समय के इटली और उनके विचारों पर काफी रोशनी डालते हैं। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। तो कल्पना कीजिए 15वीं सदी के फ्लोरेंस की। ये पुनर्जागरण यानी रेनेसेंस का दौर है। अच्छा। और माइकल एंजेलो जैसी प्रतिभाएं कला और विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। हाँ, शहर बेहद खूबसूरत है, पैसा है, संस्कृति है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ उतनी ही भयानक राजनीतिक अस्थिरता है। मतलब बाहर से सब कुछ चमकता हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला। एकदम सही। उस वक्त जहां इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस जैसे देश एक मजबूत राष्ट्र राज्य के तौर पर उभर रहे थे, जिनकी अपनी एक सेना थी, एक राजा था। हाँ, वहीं इटली 5 बड़े-बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था। वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, नेपल्स और पोप का अपना राज्य। और ये सिर्फ बटे हुए नहीं थे, ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। बिल्कुल। लगातार लड़ाइयां, साजिशें, धोखे, ये रोज की बात थी। और मैकियावेली ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो सिर्फ एक विचारक नहीं था, वो फ्लोरेंस गणराज्य में एक बड़ा अधिकारी था, एक डिप्लोमैट था। हाँ, और यही बात उन्हें बाकी दार्शनिकों से अलग करती है। वो किसी शांत लाइब्रेरी में बैठ के सिद्धांतों की रचना नहीं कर रहे थे। सही है। वो 14 साल तक फ्लोरेंस के लिए एक राजदूत के तौर पर काम करते रहे। उन्होंने फ्रांस के राजा से लेकर पवित्र रोमन सम्राट तक सबके दरबारों में जाकर राजनीति को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने देखा था कि सत्ता असल में कैसे काम करती है। हाँ, कैसे बड़े-बड़े राजा अपने मतलब के लिए कोई भी वादा तोड़ देते हैं। तो मतलब उनका एक तरह से मोह भंग हो चुका था। वो ये समझ गए थे कि किताबी बातें और असल दुनिया की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी चिंता थी इटली की सुरक्षा। उन्हें हर पल ये डर सताता था कि हमारी इस आपसी फूट का फायदा उठाकर कोई बाहरी ताकत आ जाएगी। हाँ, फ्रांस या स्पेन जैसी कोई बड़ी ताकत आएगी और पूरे इटली को गुलाम बना लेगी। ये उनके लिए कोई एकेडमिक बहस नहीं थी, ये उनके देश के अस्तित्व का सवाल था। सही कहा। इसी डर और इसी चिंता ने उनके पूरे राजनीतिक दर्शन को जन्म दिया। उनकी 2 ही मुख्य समस्याएं थीं। पहला, इटली को एक कैसे किया जाए, और दूसरा, एक ऐसी सरकार कैसे बनाई जाए जो हर हाल में राज्य को सुरक्षित रख सके। ठीक है, तो यहाँ से तस्वीर थोड़ी साफ होती है। उनकी सोच का आधार कोई शैतानी दिमाग नहीं, बल्कि अपने देश को बचाने की गहरी चिंता थी। और अगर किसी देश को ठीक करना है तो पहले वहां के लोगों के स्वभाव तो समझना होगा। और इंसान के बारे में मैकियावेली के विचार कह सकते हैं कि बहुत कड़वे थे। कड़वे कहना शायद कम होगा। उनका मानना था कि इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम सब स्वभाव से ही स्वार्थी, डरपोक, लालची और झूठे होते हैं। अच्छा। उनके शब्दों में, जब तक किसी को आपसे काम है, वो आपके लिए जान देने की बात करेगा, अपने बीवी बच्चों, अपनी संपत्ति सब कुछ आप पर लुटाने का नाटक करेगा। लेकिन जैसे ही खतरा टला या उसका मतलब निकल गया, वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। हमारे स्रोत में उनकी एक बहुत ही मशहूर और चुभने वाली बात लिखी है। उन्होंने कहा, लोग अपने पिता की मौत का दुख शायद भूल जाएं, लेकिन अपनी संपत्ति का नुकसान कभी नहीं भूलते। हाँ। वाह, मतलब ये लाइन आज 500 साल बाद भी कितनी सच लगती है। और मैकियावेली इसी इंसानी कमजोरी को पकड़ रहे थे। वो कोई संत नहीं थे, वो एक तरह के पॉलिटिकल डॉक्टर थे जो समाज की बीमारी का कड़वा सच बता रहे थे। कि लोग प्यार से ज्यादा डर की भाषा समझते हैं। बिल्कुल। आप किसी पर कितना भी एहसान कर लें, वो कृतज्ञ हो सकता है, लेकिन अगर उसे आपसे डर लगता है तो वो हमेशा काबू में रहेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वो सभी इंसानों को ऐसा ही मानते थे? क्या दुनिया में कोई अच्छे लोग थे ही नहीं उनकी नजर में? ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है। देखिए, उन्होंने ये विश्लेषण मुख्य रूप से उस समय के इटली के लोगों को देखकर किया था, जो उन्हें बहुत ज्यादा भ्रष्ट और झगड़ालू लगते थे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से निराशावादी थे।
वो स्विट्जरलैंड और जर्मनी के लोगों की तारीफ भी करते थे, उन्हें चरित्रवान और ईमानदार मानते थे। अच्छा। पर उन्होंने राजनीति का जो सिद्धांत बनाया वो सबसे बुरी स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया। मतलब एक तरह का वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान, कि अगर लोग इतने ही स्वार्थी और अविश्वसनीय हैं तो फिर उन्हें चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो नैतिकता या भरोसे पर नहीं बल्कि शक्ति और डर पर टिकी हो। बिल्कुल। और इसी जरूरत ने मैकियावेली को वो सलाह देने पर मजबूर किया जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। अपनी किताब द प्रिंस में। द प्रिंस, ये किताब तो जैसे एक शासक के लिए एक डार्क आर्ट्स की गाइड बुक बन गई। हाँ, इसका मूल मंत्र यही था कि राज्य को बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल किए गए साधन हमेशा सही माने जाएंगे। हाँ, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी साध्य ही साधनों का औचित्य है। उनका एक मशहूर कथन है, राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो अपने आप ही सम्मानजनक मान लिए जाएंगे। इसका सीधा मतलब था कि अगर राज्य को बचाने के लिए राजा को झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े, किसी संधि को तोड़ना पड़े या क्रूरता दिखानी पड़े तो वो सब जायज है। स्रोत में एक और बड़ी सीधी सी कहावत का जिक्र है जो उनकी इस सोच को दिखाती है। राजा का काम आम खाना है, गुठलियां गिनना नहीं। यानी नतीजों पर ध्यान दो, इस बात पर नहीं कि वो कैसे हासिल किए गए। लेकिन ये तो एक बहुत ही खतरनाक विचार है। खतरनाक तो है, लेकिन मैकियावेली के लिए ये यथार्थ था। उनके हिसाब से एक अच्छा और नैतिक राजा जो अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहे, वो शायद एक अच्छा इंसान हो, लेकिन वो एक बुरा शासक साबित होगा और अपना राज्य गंवा देगा। और एक कमजोर राज्य में रहने वाली जनता का जो हाल होता है वो लूट, हत्या और अराजकता से भरा होता है। तो उनके लिए एक शासक की थोड़ी सी क्रूरता जनता के बड़े दुखों से बेहतर थी। इसी सिलसिले में उनकी वो मशहूर व्याघ्र लोमड़ी नीति यानी लायन एंड फॉक्स पॉलिसी आती है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि एक शासक को सिर्फ शेर की तरह ताकतवर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शेर ताकतवर तो होता है, लेकिन वो चालाक नहीं होता और आसानी से जाल में फंस जाता है। अच्छा। वहीं उसे सिर्फ लोमड़ी की तरह चालाक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोमड़ी चालाक तो होती है पर वो भेड़ियों यानी ताकतवर दुश्मनों से खुद को नहीं बचा सकती। तो राजा को दोनों का मिश्रण होना चाहिए, शेर की तरह ताकतवर ताकि कोई उस पर हमला करने की हिम्मत न करे, और लोमड़ी की तरह चालाक, ताकि वो साजिशों को समझ सके और उनसे बच सके। बिल्कुल। उसे जानना चाहिए कि कब अपनी ताकत दिखानी है और कब अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना है। और यही बात जनता के साथ व्यवहार पर भी लागू होती है। उनका मानना था कि एक शासक के लिए ये बेहतर है कि लोग उससे डरें, बजाय इसके कि वो उससे प्रेम करें। क्यों? प्यार में क्या बुराई है? मैकियावेली के हिसाब से प्यार एक बंधन है जो इंसान अपनी मर्जी से मानता है, और क्योंकि इंसान स्वार्थी है, वो अपने मतलब के लिए इस बंधन को कभी भी तोड़ सकता है। अच्छा। लेकिन डर सजा के खौफ से पैदा होता है, और ये खौफ इंसान को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए डर प्यार से ज्यादा भरोसेमंद है। लेकिन अगर कोई शासक सिर्फ डर के सहारे राज करेगा तो जनता उससे नफरत नहीं करने लगेगी, और नफरत तो क्रांति को जन्म देती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। और मैकियावेली इतने चतुर थे कि उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि राजा को लोगों में डर तो पैदा करना चाहिए, लेकिन नफरत नहीं। डर पर नफरत नहीं, ये कैसे होगा? इसका एक तरीका उन्होंने ये बताया कि राजा को कभी भी किसी की संपत्ति या उसकी औरतों पे हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा नफरत से भर देती हैं। तो मतलब क्रूरता भी एक सीमा के अंदर एक सोची समझी रणनीति के तहत होनी चाहिए। ये तो अपने आप में एक कला है। हाँ, और इसी से जुड़ा उनका एक और विचार है, राजा का दोहरा चरित्र। दोहरा चरित्र? उनका कहना था कि एक राजा को बाहर से जनता के सामने हमेशा दयालु, वफादार, ईमानदार और धार्मिक दिखना चाहिए। उसे एक महान अभिनेता होना चाहिए। लेकिन अंदर से उसे पता होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर इन सभी गुणों के ठीक विपरीत काम करने के लिए उसे तैयार रहना है। ये तो आज की राजनीति में भी हर जगह दिखाई देता है। नेता मंच पर कुछ और बोलते हैं और बंद दरवाजों के पीछे कुछ और करते हैं। कह सकते हैं कि मैकियावेली ने बस उस चीज को खुलकर लिख दिया जो हमेशा से होती आई थी। सही है। और जब सारी तरकीबें फेल हो जाएं, तब उनके पास एक आखिरी ब्रह्मास्त्र था। वो क्या था? धर्म। धर्म?
ये तो थोड़ा अजीब है। हाँ, लेकिन मैकियावेली ने सलाह दी कि राजा को धर्म का इस्तेमाल जनता को नियंत्रित करने और डराने के लिए करना चाहिए। मतलब उसे खुद धार्मिक नहीं होना है। नहीं, उसे खुद धार्मिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे जनता के सामने ऐसा दिखाना चाहिए कि वो बहुत बड़ा आस्तिक है। उनका मानना था कि धर्म भीरू लोग स्वर्ग के लालच में या नरक के डर से अन्याय सह लेते हैं, पर बदला लेने की नहीं सोचते। और शासक इस मानसिकता का पूरा फायदा उठा सकता है। बिल्कुल। मतलब धोखा, क्रूरता, अभिनय और अब धर्म का इस्तेमाल भी सिर्फ एक हथियार की तरह। ये तो पूरी तरह से सिनिज्म यानी निंदकवाद की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। और यही बात मैकियावेली को अपने समय के दूसरे विचारकों से एकदम अलग करती है। उनके लिए धर्म कोई आस्था का विषय नहीं था, बल्कि समाज को नियंत्रित करने का एक टूल था। सही कहा। वो देख रहे थे कि चर्च और पोप खुद सत्ता के खेल में कितने उलझे हुए हैं, तो उन्होंने सोचा अगर वो कर सकते हैं तो एक राजा अपने राज्य को बचाने के लिए क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने सबूतों को देख लिया। एक बेरहम यथार्थवादी गाइडबुक जो एक बहुत ही बुरे समय में लिखी गई, लेकिन ये सब बातें उन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कैसे बनाती हैं? ये तो एक तानाशाह के सलाहकार जैसा ज्यादा लगता है, वैज्ञानिक जैसा कम। ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि यहीं पर उनकी असली प्रतिभा सामने आती है। सोचिए, ये कितना बड़ा धमाका रहा होगा उस दौर में। हाँ, हर कोई बात कर रहा है कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि होना चाहिए, उसे दयालु और सच्चा होना चाहिए। और तभी मैकियावेली आते हैं और कहते हैं, ये सब बातें सुनने में अच्छी हैं, पर इनसे राज नहीं चलता। उन्होंने राजनीति को उसके नैतिक सिंहासन से उतारकर जमीन पर पटक दिया। हाँ, और कहा, पहले इसकी असलियत देखो। तो सबसे पहली बात, उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पूरी तरह अलग कर दिया। उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या है, न कि इस पर कि क्या होना चाहिए। सही कहा, ये उनका सबसे बड़ा योगदान था, यथार्थवाद, रियलिज्म। वो पहले विचारक थे जिन्होंने राजनीति को एक स्वायत्त विषय माना, जिसका अपना एक अलग तर्क है जो नैतिकता के तर्क से नहीं चलता। और दूसरा कारण? दूसरा बड़ा कारण था उनकी पद्धति। उन्होंने अरस्तु की तरह ऐतिहासिक और तुलनात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया। अच्छा। उन्होंने इतिहास से उदाहरण उठाए, जैसे रोमन साम्राज्य, और अपने समय की राजनैतिक घटनाओं का विश्लेषण किया ताकि वो राजनीति के कुछ स्थायी नियम खोज सकें। वो पैटर्न ढूंढ रहे थे। तो ये सिर्फ सलाह नहीं थी, बल्कि एक तरह का वैज्ञानिक विश्लेषण था, इतिहास को एक लैब की तरह इस्तेमाल करना। बिल्कुल। और तीसरा, जो सुनने में शायद छोटा लगे पर बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने राज्य यानी स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले उसके आधुनिक अर्थ में किया, यानी एक संगठित राजनीतिक इकाई जिसके पास एक निश्चित भूभाग पर संप्रभुता हो। ये उन्होंने अपनी किताब द प्रिंस के पहले वाक्य में ही किया। तो अगर इन सब को जोड़कर देखें, धर्म से अलगाव, यथार्थवादी दृष्टिकोण और एक वैज्ञानिक पद्धति, तो ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की नींव की तरह लगता है। इसीलिए कैटलिन जैसे विचारक ने उन्हें पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कहा और विलियम डी ब्लूम ने उन्हें व्यवहारवाद का अग्रदूत माना। उनका शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण था, 3 शुद्ध रूप और 3 उनके बिगड़े हुए रूप, वो भी सीधे सीधे अरस्तु से प्रेरित था, जो उनके व्यवस्थित दृष्टिकोण को दिखाता है। तो आज की इस पड़ताल के बाद हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। मैकियावेली खलनायक या मिसअंडरस्टूड पेट्रियट? ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक खलनायक नहीं थे। नहीं, वो अपने मुश्किल समय की उपज थे, जो एक बिखरे हुए और कमजोर इटली को एक करने के लिए एक व्यावहारिक, भले ही कठोर समाधान खोज रहे थे। बिल्कुल। उन्हें सिर्फ द प्रिंस के आधार पर आंकना गलत होगा। अपनी दूसरी किताब डिस्कोर्सेस में वो गणतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानती हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि गणतंत्र सिर्फ वहीं सफल हो सकता है जहां के नागरिक चरित्रवान और ईमानदार हों। उनके विचार आज भी इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि वो सत्ता की असलियत को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखते हैं। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या राजनीति में नैतिकता की कोई सीमा होती है, खासकर जब राष्ट्र की सुरक्षा दांव पर हो। और ये सवाल आज भी दुनिया भर के नेता और नागरिक खुद से पूछते हैं।
क्या एक देश को बचाने के लिए उन कामों को करने की इजाजत दी जा सकती है जो सामान्य परिस्थितियों में गलत माने जाएंगे? हाँ, ये एक बहुत ही असुविधाजनक सवाल है और मैकियावेली का काम हमें कोई आसान जवाब नहीं देता। वो बस हमें उस कड़वी हकीकत से रूबरू कराता है जिससे हम शायद नजरें चुराना चाहते हैं। और हम अपने श्रोताओं के लिए मैकियावेली का ही एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, मैकियावेली का मानना था कि जिस देश के लोग चरित्रवान और ईमानदार हों, वहां गणतंत्र यानी रिपब्लिक सफल होता है। हाँ, और जहां के लोग भ्रष्ट, बेईमान और गुटबाजी करने वाले हों, वहां निरंकुश राजतंत्र ही चल सकता है। अगर इस बात को आज के संदर्भ में देखें तो ये हमारे अपने समाज के चरित्र और हमारी शासन प्रणाली के बीच के रिश्ते के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा असुविधाजनक सवाल खड़ा करता है। इस पर विचार कीजिएगा।